नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जो आज सिद्धार्थनगर के दौरे पर जाने वाले हैं। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सिद्धार्थनगर दौरा है। पीएम के आगमन की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 1.5 घंटे जिले में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12:30 बजे अयोध्या के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 30 जुलाई को सिद्धार्थनगर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 266 करोड़ की लागत से 25 एकड़ में बनाया जा रहा है मेडिकल कॉलेज, जिसका लोकार्पण करेंगे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और भव्य तैयारी की जा रही है। इस वक्त सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला है। 30 तारीख को प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री आज तमाम वहां की जो गतिविधि है उस गतिविधियों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद का दौरा प्रस्तावित है, जिसमें 11 से 12:30 उनका यहाँ प्रोग्राम रहेगा, जिसमें जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसके निर्माण कार्य की और जो उसमें प्रगति हुई है उसकी समीक्षा करेंगे। और उसके उपरांत जनपद की समीक्षा बैठक भी की जाएगी, जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, हेल्थ से रिलेटेड तीसरी लहर को जो हमारी तैयारियां हैं, प्लस लॉ एंड ऑर्डर, तो एक तरीके से जनपदीय समीक्षा बैठक उनके। और हमारे संवाददाता सद्दाम खान जुड़ गए इस वक्त सिद्धार्थनगर से। सद्दाम, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खास तैयारी की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री 11 बजे तक पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर जिले में 11:15 पे दौड़ा। वो हेलीपैड पे 11 पुलिस लाइन में 11:15 पे पहुंचेंगे और वहां से वो जिस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों होना है उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद फिर वो वहां से सीधा मीडिया से ब्रीफिंग करेंगे। मीडिया से ब्रीफिंग के बाद वो सीधा बीएसए ग्राउंड जाएंगे, जहां पर पीएम की जनसभा होनी है और जहां उनका हेलीपैड बना है उसका निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद ही वो सीधा वहां से पुलिस लाइन जाएंगे, जहां वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और वहां पे जो है वो बैठक में ये जायजा लेंगे कि पीएम के आने को लेकर क्या कुछ तैयारियां, और वहीं साथ ही साथ समीक्षा करेंगे ये भी कि तीसरे फेज की जो है इन सारी चीजों का अधिकारियों के साथ गहनता से समीक्षा करें। फिर उसके बाद ही सीधा यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा अयोध्या के लिए निकल जाएंगे। जी जी बिल्कुल सद्दाम, जैसे कि आपने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी वहां पर क्या कुछ तैयारी है या फिर ऑक्सीजन को लेकर, इन तमाम चीज़ों के मद्देनजर आज अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। 30 तारीख को मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होने जा रहा है और वहां पर एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे, जिसकी भव्य तैयारी की जा रही है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो आज दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाए, क्योंकि 30 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन होना है, जिसको लेकर वो जिले में बने नवनिर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ अन्य 8 जनपदों का भी यहाँ से वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पीएम का दौरा माना जा रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा। साथ ही योगी आदित्यनाथ का भी जो ये दौरा है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो लगातार धरातल पे उतर कर सारी चीजों का जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ अधिकारियों से ये भी वार्तालाप करेंगे कि तीसरे फेज को लेकर क्या कुछ तैयारियां। तो ये कह लिया जाए कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है, जिस तरह से कोविड के दूसरे फेज में देखने को मिली थी कि लगातार ऑक्सीजन की कमी से और इस तरह से सारी मत उस तरह की गलती को दोबारा ना हो, जी इसके लिए योगी आदित्यनाथ लगातार धरातल पर उतर के और सारी चीजों का जायजा ले रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच यूपी में सीएम योगी का मिशन रोजगार लगातार जारी है। चुनाव से पहले करीब 30,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। 20 अगस्त को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आयोग ने परीक्षा और साक्षात्कार की तिथियां घोषित की है। परीक्षा पूर्ण हो चुकी भर्ती की साक्षात्कार की तिथि भी घोषित की गई है। और एस के वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। एस के वाजपेयी, हम आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री का मिशन रोजगार योजना जो है वो लगातार जारी है और चुनाव से पहले तमाम भर्तियां भी होनी है। इस वक्त जो साक्षात्कार के लिए जो तिथियां घोषित की गई है उसके बारे में विस्तार से बताइए।
बिल्कुल जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था, सभी जो भर्ती बोर्ड है, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो, बेसिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, उसके अलावा यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, ये सभी जितने भी भर्ती आयोग हैं, उनको मुख्यमंत्री का निर्देश था कि जो भी उनके यहाँ पेंडिंग भर्तियां हैं, उनको तेजी के साथ पूरा किया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार उन सभी युवाओं को रोजगार देगी जो कहीं न कहीं इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं, लेकिन या तो उनकी परीक्षा नहीं हो सकी है और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स भी थे कोरोना काल के चलते जिनकी परीक्षा हो गई थी लेकिन साक्षात्कार नहीं हुआ था। ऐसे सभी जो एग्जाम्स थे उनको तेजी के साथ पूरा करने के निर्देश थे, जिस पर यूटी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने करीब 30,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की तिथियां घोषित कर दी हैं। साथ ही साथ वो पद जो जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं लेकिन साक्षात्कार नहीं हुआ था, उनके साक्षात्कार की तिथियां भी घोषित हो चुकी हैं। हालांकि अगर हम इन तिथियों की बात करें तो अगले महीने अगस्त के महीने से एग्जाम शुरू होंगे और लगातार ये एग्जाम्स मार्च 2022 तक चलेंगे। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से करीब 30,000 पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं और निश्चित है कि इनकी एग्जाम्स की तिथियां भी घोषित हो चुकी हैं। साथ ही साथ में जो विभिन्न पदों के लिए एग्जाम्स हो चुके हैं यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, उनके साक्षात्कार की तिथियां भी घोषित हो चुकी हैं। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर अब सभी भर्ती बोर्ड अपने यहाँ पेंडिंग भर्तियां पूरी कर रहे हैं, जिस क्रम में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी भर्ती किया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यूपी बेसिक शिक्षा जो भर्ती बोर्ड है उसने भी करीब 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की है। जो 6,000 बचे थे उसको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 3 दिन पहले ही नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो रोजगार को लेकर अभियान था वो तेजी के साथ जारी है और कहीं न कहीं लगातार भर्तियां निकल रही हैं वो ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि चुनावों से पहले ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी दे दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच अयोध्या के बाद अंबेडकर नगर में भी बीएसपी की ओर से ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। कटेहरी विधानसभा के बेनीपुर पहुंचे बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस सरकार में प्रबुद्ध समाज और दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध समाज और अन्य समाज से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव का आगाज हो चुका है। उद्देश्य यही है कि जो प्रबुद्ध समाज में को जिस तरह से इस सरकार में दबाया जा रहा है, उसमें भी खास तौर से जैसे दलितों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं और ब्राह्मण समाज के साथ में हो रहा है, तो इसके लिए ब्राह्मण समाज और प्रबुद्ध समाज के अन्य समाज के लोगों के बीच में हम लोग जा कर के उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं और उनसे इस बात का अनुरोध भी कर रहे हैं कि अब आप इकट्ठा हो जाइए और ऐसा शासन, ऐसा प्रशासन जिस सरकार चला रही है उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। तो अंबेडकर नगर पहुंचे हैं सतीश चंद्र मिश्रा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां लगातार लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, खासकर प्रबुद्ध वर्गों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बाराबंकी में बसपा सुप्रीमो मायावती पर सीधा निशाना साधा और कहा कि 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मायावती का चुनाव चिन्ह हाथी की सूंड में कमल का फूल होने जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा और बसपा दोनों ही पार्टियां एक हैं, इसलिए हमें किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मायावती पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही है, इसलिए उन्हें कभी भी भाजपा का विरोध करते हुए नहीं देखा जाता है। इस बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह होने जा रहा है हाथी के सूंड में कमल का फूल। दोनों पार्टियां एक ही हैं, किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बहन जी बी टीम के रूप में पूरी तरीके से काम कर रही है, उनको कभी भी आप कोई विरोध करते हुए नहीं सुना होगा। खुशी दुबे का मामला आज बहुजन समाज पार्टी उठा रही है और खुशी दुबे के मामले में सबसे पहले आवाज आम आदमी पार्टी ने उठाई कि इस तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बसपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, दोनों एक ही पार्टी है और इसलिए आपको बसपा पर भरोसा नहीं करना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं संजय सिंह बाराबंकी पहुंचे थे, लगातार कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, अपनी पार्टी की जनाधार को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इस बीच वो
मायावती पर, खासकर बसपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बसपा बीजेपी की बी टीम है और इसलिए कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो बीजेपी पर मायावती कभी निशाना नहीं साधती है। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह उत्तर प्रदेश के लगातार दौरे पर हैं, लोगों को लगातार वो जोड़ने में जुटे हुए हैं। और इस बीच रामपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लखनऊ दिल्ली बाईपास पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में दूल्हा दुल्हन सहित 6 की मौत हो गई है। डीसीएम ने कार को टक्कर मार दी। बहराइच से नोएडा लौट रहे थे सभी लोग, उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। कार के नंबर से हुई मृतकों की शिनाख्त। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे बाईपास के पास यह हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रामपुर से ये तस्वीर आ रही है, जहां पर दूल्हा दुल्हन समेत 6 लोगों की मौत हो गई है मौके पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डीसीएम ने कार में जोरदार टक्कर मारी और कार में सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। साइड में जाके बात कर लो जरा। ये लोग नोएडा वापस आ रहे थे, लेकिन सड़क हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। सड़क हादसे में यह हादसा हुआ है। फहीम खान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। फहीम, बताइए कैसे हुआ यह हादसा? जी देखिए, ये दूल्हा दुल्हन समेत एक बाराती इको कार से आ रहे थे, बिहार से बताया जा रहा है इनको, जौनपुर की तरफ से होते हुए ये यहाँ पहुंचे थे रामपुर। और 2 दिन पहले ही इनकी शादी हुई थी और इनके परिजन जो थे कार में बैठा के दुल्हन को साथ ला रहे थे। लेकिन जैसे ही ये रामपुर पहुंचे तो मंसूरपुर बाईपास के इलाका है अजीतपुर पे, यहाँ पे एक डीसीएम आ रही थी मेरठ की साइड से, उसने इसकी जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने से वैन जो इको कार थी उसके ऊपर खच्चे उड़ गए और उसमें जितने लोग भी थे, 6 लोग थे उसके अंदर, वो सारे ही घायल हो गए। इन घायलों में 2 महिलाएं और 4 पुरुष थे। जैसे ही लोगों को सूचना मिली एक्सीडेंट की, लोगों ने पुलिस की सहायता से फौरन घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लेकिन 6 लोग जो भर्ती थे वो एक एक करके खत्म होने लगे, मरने लगे। तो जो गंभीर घायल थे वो 4 तो तुरंत ही वहां अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन जो महिलाएं कम घायल थी उन्होंने भी देर रात तक दम तोड़ दिया। तो ये जो घटना थी, ये हृदय विदारक घटना थी। इसमें नोएडा के निवासी थे। ये भोर होते होते, सुबह होते होते ये सारे 6 लोग इसमें खत्म हो गए हैं। ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना से पुलिस प्रशासन भी हिल गया। जी पता लगा फहीम जी फहीम, अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या शिनाख्त हो पाई है? ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे थे? जी हाँ, दिन होते होते पूरा इनकी शिनाख्त हो गई है। ये लोग नोएडा के निवासी थे और नोएडा ही वापस जा रहे थे शादी होने के बाद में। जो बाराती थे वो भी इनके ही परिवार के थे। ये जो 6 लोग थे, 6 के 6 लोग एक ही परिवार के थे। जी जिसमें चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आपको फिर से बता दें, दर्दनाक हादसा हुआ है, दूल्हा दुल्हन समेत 6 लोगों की मौत हो गई है सड़क हादसे में। एक इको वैन में सवार 6 लोग बिहार से शादी करके लौट रहे थे, जिसमें दूल्हा दुल्हन भी थे। जब ये इको वैन रामपुर बाईपास पर अजीतपुर के पास पहुंची तो मुरादाबाद साइड से आने वाले एक डीसीएम पेंटर से इसके आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें इको वैन में सवार सभी 6 लोग घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें दूल्हे की भी मौत हो गई। दुल्हन है वो गंभीर रूप से घायल है और पेंटर को कब्जे में ले लिया है पुलिस ने और मेरे एसपी रामपुर द्वारा मौका मुआयना कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच रस्साकशी तेज हो गई है। सभी दल अपने अपने रणनीति को लेकर जनता के बीच चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। खबरों की माने तो बीजेपी हर हाल में 2017 का इतिहास दोहराना चाहती है। बीजेपी अपने सभी बड़े नेताओं को चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है। जाहिर है इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। कोई ब्राह्मण वोट बैंक के सहारे वैतरणी पार करने में लगा है तो कोई दलित और पिछड़ों के सहारे अपनी नैया पार करना चाहता है। सत्ताधारी बीजेपी भी चुनाव को देखते हुए प्लानिंग में लग गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपने सभी दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को भी चुनाव मैदान में उतरने को कहा गया है। वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महेंद्र सिंह जैसे बड़े नेता भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने इस बात को लेकर हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक में प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है। साथ ही विशेष अभियान चलाकर और घर घर संपर्क करते हुए पार्टी की विचारधारा से ज्यादा लोगों को जोड़ने को कहा गया है। यूपी में विधानसभा चुनाव की घोषणा अगले साल की शुरुआत में कभी भी हो सकती है। बीजेपी की कोशिश है कि पिछले चुनाव से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हो सके। पिछले सप्ताह संघ की समन्वय बैठक में इसी बात पर जोर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक संघ के पदाधिकारी चाहते हैं कि आगामी चुनाव में राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा बना, हिंदुत्व पर भी जोर दिया जाए और चुनावी चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ पर फोकस किया जाए। जानकारी के मुताबिक संघ ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर, धर्मांतरण, लव जिहाद, राष्ट्रवाद, अनुच्छेद 370, जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों को उठाया जाए। इसके अलावा सरकार की तरफ से इन मुद्दों पर किए गए कार्यों को जनता के बीच लेकर जाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वह बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने न्यूज़ 1 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि किसान सरकार के साथ है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि यूपी में अगली बार योगी सरकार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी। क्या कुछ खास कहा, सुनिए। प्रदेश की जनता ने देखा है कि समाजवादी पार्टी और बसपा के समय में किस प्रकार से जंगल राज था, किस प्रकार से कुव्यवस्था थी, और जनता जो है 5 साल पहले की जो सरकारें थी उसके समय के जो विकास के काम हुए थे, उसके समय की स्थिति थी, उससे आज की स्थिति को वह तुलना कर रही है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अधिक सीट प्राप्त करने का लक्ष्य रख करके आगे बढ़ रही है और प्राप्त करेगी भी। 99.9% किसान आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब से किसान आंदोलन चल रहा है, उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा के जो उपचुनाव है भारतीय जनता पार्टी जीती। राजस्थान के 21 में से 17 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। इसी प्रकार से अलग अलग, गुजरात में बाई इलेक्शन हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी जीती। कर्नाटक में बाई इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। अभी असम का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बन गई। बीएसपी के सरकार के समय किस प्रकार का जंगल राज और भ्रष्टाचार था, करप्शन था, मतलब सरकार का नाम ही भ्रष्टाचार के साथ पर्यायवाची बन गया था। आज की स्थिति देखिए, 1 रुपए का भी आरोप योगी जी के सरकार पे, योगी जी पे नहीं लगा है। इस प्रकार का सत्ता जो बहुजन समाजवादी पार्टी की थी और योगी जी की, तो लोगों ने देखा कि एक बार सरकार बनाए और बार बार काट के हाड़ी नहीं चढ़ती, इसलिए यह सब प्रयोग ध्वस्त हो जाएंगे योगी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की अच्छी तरीके से सरकार बनने। अयोध्या में यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बढ़ते धर्मांतरण और आतंकवाद की रोकथाम को लेकर कहा कि यूपी में एटीएस नजर बनाए हुए हैं और कार्रवाई भी कर रही है। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है और समय समय पर कमेटी बैठक कर इम्प्रूवमेंट करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराध में कमी आई है। और क्या कुछ कहा डीजीपी ने, सुनिए। प्रदेश में डीजीपी का चार्ज संभालने के बाद सीनियर आईपीएस, सुपर कप आईपीएस मुकुल गोयल जी हमारे साथ अयोध्या में मौजूद हैं। सर, स्वागत है और पहले बधाई दूंगा, आपने यूपी का चार्ज संभाला। धन्यवाद। सर, इस समय धर्मांतरण और आतंकवाद की कई सारी बड़ी घटनाएं होती चली जा रही हैं, क्या स्ट्रेटजी है कि उन पर कंट्रोल किया जाए? देखिए, हमारे जनपद के सभी एसपीज और फील्ड में और ऑफिसर्स इस पे अलर्ट हैं। कोई भी इस तरह की सूचना आती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। और प्रदेश लेवल पे जो हमारा एटीएस है इसमें बहुत एक्टिव है। अभी सूचना संकलन किया जाता है और कहीं पे कोई बात नज़र आती है तो फिर हम लोग इस पे कार्रवाई करते हैं। अभी धर्मांतरण पे भी बहुत बड़ा गैंग का खुलासा किया गया है हाल में ही, उसकी विवेचना चल रही है और कई और लोगों के नाम भी उसमें आ रहे हैं। सर, विधानसभा चुनाव चूँकि बहुत जल्द ही है और जब भी चुनाव आते हैं तो कई बार जो है उपद्रव देखने को मिलता है, असामाजिक तत्व जो है आगे आते हैं, उन पर किस तरह से कंट्रोल करेंगे, चूँकि यह एक बड़ा मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, चुनाव में के दौरान सब कार्रवाई
की जाएगी, उसमें तैयारियां पहले से करनी पड़ेंगी। और आज मैंने बैठक भी की है सभी एसपीज की, वो अपने अपने डीएम्स के साथ में समन्वय स्थापित करते हुए जो भी चुनाव में गड़बड़ी फैला सकते हैं ऐसे तत्वों का चिन्हीकरण किया जाएगा और समय रहते उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, वाराणसी, नोएडा, कानपुर और जो है अन्य एक कमिश्नरेट, आपने कमिश्नरेट सिस्टम लागू रखा है लखनऊ में, कितना सफल रहा सर ये कमिश्नरेट सिस्टम? देखिए, अभी ये लागू हुआ है और इसकी अभी समीक्षा की जा रही है शासन स्तर पे, और कितना सफल हुआ ये तो जनता ही तय कर पाएगी। एक आखिरी सवाल सर कि अयोध्या आप आए, अयोध्या की सिक्योरिटी को लेकर के क्या कुछ खास इंतजाम के लिए निर्देश दिया? अयोध्या की सिक्योरिटी के लिए एक पूरी टीम बनी हुई है, एक निर्धारित एक कमेटी है, वो समय समय पे दौरा करती है और अपने सुझाव देती है, उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई होती है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से शांति बनी हुई है और जहां भी कहीं कोई ऐसी संभावनाएं भी होती हैं, चाहे वो आतंकवाद की हो या धर्मांतरण की हो, उन पे एटीएस पैनी निगाह बनाए हुए है। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया, अयोध्या।